हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं यूजीसी नेट 2024 की तैयारी, जिसके लिए आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर का था, दिसंबर 2023। तो 14 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर 1 विद सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और साथ में देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह हमें आगे की तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कल करवा दिए थे। यूजीसी नेट पेपर 1 14 दिसंबर का ये पेपर है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि जो क्वेश्चन पेपर कल करवाया था आप लोगों की समझ में आया होगा कि किस तरीके का सिलेबस अब यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। पैटर्न और सिलेबस यहाँ से काफी हद तक आपके सामने आ गया है। तो चलिए सब लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन यहाँ जो मैंने करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को करवाया था कि यहाँ पर इम्प्रिंट, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, उमंग और पेटीएम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो गलत मैचिंग है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर कि क्या होगा, कौन सा इसमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि यहाँ पे मैंने डीआई के क्वेश्चन सभी स्किप किए हैं, तो जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। राजू, आर के, अर्चना, राधे राधे बेटा, स्टार्ट करते हैं। केपी, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उमंग। उमंग जो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है कि यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन की जगह क्या होगा? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनाइटेड की जगह यूनिफाइड होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे फुल फॉर्म भी आते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उमंग जो है वो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ये आपकी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। तो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। किसी झील में बढ़ते पोषक स्तर से उसमें उपस्थित जीविता की संख्या और प्रकार परिवर्तित होते हैं। दूसरा चीज है कि सुपोषक झीलों में स्वच्छ जल और अल्प मात्रा में जैव सहिति यानी बायोमास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई आर के? ये दोपहर की क्लास का टाइम है, 2 बजे या 2:30 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। ठीक है, कल भी मैंने इसकी अपडेट दी थी, तो आप लोग दोपहर में या तो 2 बजे या 2:30 बजे क्लास जरूर देखिए कि कौन से टाइम पर क्लास हो रही है। 2 से 2:30 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 याद रखिए, आपसे अल्प पोषित जो झीलें हैं, है ना, दूध पोषित झीलें हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सही आंसर है सी, यानी पहला कथन जो है वो सही है, जबकि दूसरा कथन है वो गलत है। किसी झील में बढ़ते पोषक स्तर से उसमें उपस्थित जीविता की संख्या और प्रकार परिवर्तित होते हैं, क्योंकि सुपोषक झीलों में, सुपोषक यानी जिसमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जो है उसमें रहती है मात्रा, उसमें स्वच्छ जल और प्रचुर मात्रा में जैव संहिता यानी कि बायोमास होते हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा है कि सुपोषक झीलों में अल्प मात्रा में होता है। जबकि होता क्या है, अच्छी झील होगी, सुपोषक होगी, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में बायोमास होगा, ज्यादा मात्रा में वहां पे स्वच्छ जल का अवेलेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि इससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। इवनिंग वाली भी होती है, कल रात को हुई थी इवनिंग वाली, 9 बजे हुई थी कल रात। ठीक है, तो रात को भी चेक कर लिया करो, 8:30 से 9 बजे के बीच में क्लास होती है। ठीक है, और दोपहर की 2 से 2:30, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं अरेंज करती हूँ। तो 8 से 9 और 2 से 2:30, ध्यान रखो, एक बारी चेक कर लो यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें विद्यार्थी काफी हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है? तो सही आंसर है डीप स्टाइल यानी गहन शैलियां। गहन अधिगम शैली क्या होती है? जिसमें कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरह से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। ये किसी विषय के जटिल तत्वों को समझने, संबोधित करने और संदर्भों के भीतर पार संबंध बनाने की क्षमता है। अभी आप देखो कि शैलियों के बारे में एपीए स्टाइल, एमपी स्टाइल आता है, बट यहाँ पर ये जो नई शैली दी गई है ना, सरफेस स्टाइल, इंपल्सिव स्टाइल, डीप स्टाइल, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, यानी अब आपसे यहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इन शैलियों के छोटे छोटे नोट्स या वन लाइनर क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। पता चलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था बट अब यहाँ से भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एडमोडो ऑनलाइन टूल से शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने, विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है। मैसूर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश 1919 या 1960 में। इसको सर्च किया था आपने? जहां पर भी क्वेश्चन डाउटफुल लगे उसको सर्च किया करिए। मैसूर यूनिवर्सिटी 27 जुलाई 1916 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 27 जुलाई, वहां जो गलत लिखा है 1919, 27 जुलाई 1919 में आपकी मैसूर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, मैसूर यूनिवर्सिटी 27 जुलाई 1919। थैंक यू काजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हो गए आपके, ऑनलाइन टूल्स है किस लिए? जब आप टीचर हो, आप इस्तेमाल करते हो टीचिंग एप्स का, तो वहां से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ऐसे कई ऐसे एप्लीकेशन है जो नए भी आ रहे हैं। डुओलिंगो, लिंग यहाँ पे लिंगो, यार सीधी बात समझ जाओ, लैंग्वेज से रिलेटेड है। डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम एक मंच है जहां से भाषा संबंधी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। एडमोडो ऑनलाइन टूल्स है शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनके विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने, विद्यार्थियों की प्राप्ति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। दिए गए उत्तर कुंजी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एनटीए के आंसर और यहाँ पे जो दिए गए आंसर है वो डिफर भी हो सकती हैं, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको क्रॉस चेक जरूर किया करो, क्रॉस चेक जरूर किया करो। पता चल जाए कि हाँ भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। एनटीए हो सकता है अलग दे, बुक में अलग लिखा हो, गूगल में अलग लिखा हो, ठीक है, बट जिसमें मेजोरिटी ज्यादा होगी उसी को ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब यहाँ पे वो भी बताया है, इनकरेक्ट हुआ है अजय, एनटीए की तरफ से गलत दिया गया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर अगर हम पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट तो उस पे इस तरीके के आंसर है, एनटीए ने अलग आंसर किए, लेकिन क्योंकि उस पे किसी ने क्लेम नहीं किया इसीलिए उसने उसी को ही आंसर को करेक्ट मान लिया। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होते हैं। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा वायु में छोड़े गए फ्लोरीन का महत्वपूर्ण अविषाक्तीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इन्वायरमेंट से ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। केपी ने आंसर किया है डी, देखते हैं सही है कि नहीं। भाई सही आंसर है, ए और बी दोनों ही सही है। वायु प्रदूषण का न सिर्फ मानव स्वास्थ्य पे बल्कि आपके पर्यावरण पे, पशु पक्षी जीव जंतु वायुमंडल पर सब पर इफेक्ट पड़ता है वायु प्रदूषण का। हालांकि औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकले फ्लोरीन के महत्वपूर्ण पादप अविषाक्तीय प्रभाव के होते हैं, ये भी सही बात है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन एक बार छोटा सा दे देना कि किस वजह से आपको लगता है, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन में आपका कहना है कि दोनों ही सही है, बिल्कुल सही बात है, बट ऑप्शन यहाँ पे जो माना गया है ये एनटीए ने इसको बी माना है, और वैसे इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो ए है। यही मैं कह रही हूँ कि दोनों आंसर में डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसे आंसर को अगर आप एनटीए से सही कराना चाहते हो तो क्या करना होता है, क्लेम आंसर की करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो उसी को ही करेक्ट आंसर मान लेता है। यही चीज मैं कह रही हूँ, सही आंसर ए ही है, बट क्योंकि एनटीए ने बी ऑप्शन को सही माना है, इसलिए यहाँ पर अलग से इसको मेंशन किया है कि अगर आप एनटीए के आंसर की में देखोगे तो उसमें क्या माना गया है, अलग अलग ऑप्शन को माना गया है। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कॉलेज। भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शुरू हुई थी। इस कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी। हिंदू कॉलेज बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी वंस यानी दशमलव संख्या 512 के द्विआधारी प्रतिरूपण में कितने एक है? हाउ मैनी वंस आर देयर इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 512? यानी अगर हम 512 का, ये हमारी कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, इसको इन्होंने कहा अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये जो 100 100 ऐसे आता है ना, तो ये जो वन है ये कितने वन आएंगे, ये पूछा है। दूसरा पूछा है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 2x बिट्स हो तो x का मान क्या होगा? 1 किलोबाइट यानी कितने की पावर, अगर हम 1 KB की बात कर रहे हैं तो यानी कितने की पावर होगी यहाँ पे 2 में बिट्स, ठीक है? जब दो षोडश अधिकारी यानी हेक्साडेसिमल संख्याओं ए और बी को जोड़ा जाता है, कितनी संख्याएं होती हैं हेक्साडेसिमल में? 16। कहां से कहां तक होती हैं, कोई बता सकता है? ए और बी को एक साथ जोड़ा जाए तो उसका मान क्या होगा? और अगर द्विआधारी संख्या यानी 0 0 0 1 0 1 0 0 बाइनरी संख्या है तो इसका डेसिमल क्या होगा, ये पूछा है। यानी अब डेसिमल कन्वर्जन, यहां से जो क्वेश्चंस हैं आपके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान है ये वाला भी क्वेश्चन आपका, इसके शॉर्टकट्स भी करवाए हुए हैं आपके। दशमलव संख्या 512 के द्विआधारी प्रतिरूपण में कितने एक हैं? सिर्फ एक। इसको क्या करना है, अगर आपको 512 दिया जाए डेसिमल संख्या, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, 512 का एलसीएम ले लो, जितने भी रिमाइंडर है वो आपको कैलकुलेट करने हैं, आंसर आपको पता चल जाएगा कि कितना 1000 या 00001, ऐसी संख्या में वन कितने आए हैं ये पूछा है, ठीक है? 1 किलोबाइट इक्वल टू 13 बिट्स, 2 की पावर 13 बिट, ठीक है? जब दो षोडश अधिकारी यानी अगर ए और बी को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या मान होगा? 15। द्विआधारी संख्या जो है यानी बाइनरी, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। इसी तरीके के A to 5, 0 से 9 जो आपकी हेक्साडेसिमल होती है, 0 से 9 और A to F, इन्होंने A और B को जोड़ के बताने के लिए कहा है कि कितना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको?
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एपीए स्टाइल। और ये तो अभी लेटेस्ट 2023 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। एपीए शैली से अगर हमें आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हो सकता है यही स्टेप आपके सामने फिर से आ जाए, या हो सकता है एक दो स्टेप पूछे जाए, बाकी के गलत स्टेप हो, आपको उसमें से फाइंड आउट करने को बोला जाए कि बताइए इसमें से कौन से स्टेप एपीए शैली के हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द ऑथर। सबसे पहले लेखक का नाम आएगा, उसका पब्लिकेशन ईयर, जो बुक पब्लिश कर रहे हैं उसका पब्लिकेशन ईयर, टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल, और लास्ट में आएगा नेम ऑफ जर्नल यानी जर्नल का नाम। क्वेश्चन नंबर 24, इन्होंने लिखा है कि सभी पेय द्रव्य है, यानी ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड। सभी बेवरेजेस क्या है? लिक्विड है। अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो इनके तार्किक रूप से कौन सा कथन समतुल्य है? कुछ पेय द्रव्य होते हैं, सभी द्रव पेय होते हैं, कुछ द्रव पेय होते हैं। लिक्विड का मतलब हो गया द्रव, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? पेय। कुछ पेय द्रव्य होते हैं। भाई जब सारी ही चीजें इसके अंदर हैं द्रव के अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि पेय तो पूरा किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर है। सभी द्रव पेय होते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही हिस्सा पेय का है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। सम लिक्विड आर बेवरेजेस। सम लिक्विड, भाई ऐसा तो है नहीं कि अलग से भी कोई इसका डायग्राम बनाओ, अलग से भी कोई चीज बोली गई हो, नहीं, उसी के अंदर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी सही आंसर 24 ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों बोला? 12th फेल मूवी किस किस ने देखी है? जिनको ये लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, 12th फेल मूवी देख लो एक बार, ठीक है। मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं, आज के टाइम में आईजी बनने वाले हैं, जिनको 4 साल कंटिन्यू फेल हुए हैं। वो चौथे साल, चौथे टाइम का जो अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने उसको क्वालिफाई किया था। तो अगर आपको लगता है कि आप बार बार फेल हो रहे हो, आप चूक जा रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से अपना माइंड मेकअप ऐसा करो कि भाई नहीं, हमसे जो पहले जो चीज, भाई क्या होता है, क्यों नहीं हम सक्सेसफुल हो पाते? या तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है, या तो क्या हो रहा है, चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। देखिए ना उसमें क्या होता है, देखो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, मोटिवेशनल मूवीज बहुत सारी हैं। हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा? हमारे खुद से आएगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई हमारी कमी किस में रह जाती है, पेपर 1 में रहती है, पेपर 2 में रहती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, या कुछ टॉपिक हम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को मैथ्स में इश्यू आता है, तो वो हो सकता है वो मैथ्स पोर्शन छोड़ देते हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। बिल्कुल, अब टाइम नहीं मिल रहा है, जॉब है, तो बहुत सारी चीजें ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई हम फ्री हैं, हम रील्स देख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, ये आपको लग रहा है नहीं मिल रही है, लेकिन भगवान देख रहा है वो, तो कभी भी हिम्मत मत हारिए कहीं से भी। कोशिश करिए, चीजों को समझिए, कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ना। जब वो कमियां दूर कर लोगे, वो अपने आप हो जाएगा सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 25, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि यूजीसी नेट का एग्जाम पहले अलग होता था बेटा, अब अलग हो गया है। यूजीसी नेट में अब तो एनईपी 2020 को भी इन्होंने शामिल कर दिया।
सिलेबस अभी इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन सिलेबस से जुड़ी हुई नई नई चीजें, नए टॉपिक इन्होंने देने शुरू कर दिए। ये मान सकते हो आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, जैसे उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पीसीएस के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे ना सिर्फ पेपर 1, आपको पेपर 2 में भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, नए तरीके से स्टार्ट करो। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय कौन सी चीजें शामिल हैं? अब आप लोग इस समय ये जो वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीमिंग ये तो है ना, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना। When watching video from a website using streaming technology, which of the following will be involved? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी, यानी आईपी एड्रेस होना चाहिए, डीएनएस होना चाहिए। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय डीएनएस आईपी शामिल होते हैं। आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर मौजूद किसी डिवाइस की पहचान करता है। डीएनएस व्यवस्थित और क्रमानुसार वेबसाइटों की जानकारी को सेव और एक्सेस करने का तरीका उपलब्ध कराता है। अब डेली बेसिस पे आप ये यूज करते हो, बट इसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो क्या होगा? डेली बेसिस पे ये याद रखो, सोशल मीडिया से ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस समय पूछ रहे हैं। इस समय कोई भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो वो लोग भी ट्रेडिशनल तरीका नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं बताइए ऑनलाइन टूल कहाँ से आते हैं। ऑनलाइन हमें अगर कोई मेथड यूज करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो यहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन, वो पोर्टल से उठा रहे हैं क्वेश्चन, वो करंट अवेयरनेस से उठा रहे हैं क्वेश्चन, करंट अफेयर से नहीं, करंट अवेयरनेस से। आपको कितनी नॉलेज है किस चीज के बारे में? हम फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पर बुला रहे हैं, अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत उसका हिस्सा होगा यहाँ पे? हम यूजीसी की बात कर रहे हैं, यूजीसी से जुड़े हुए कितने कोऑर्डिनेटर हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो चीजें हमारे सामने ही है, बट उसको हमें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। नीति आयोग, हमारा यूजीसी, हमारा इग्नू, हमारा जो है जितने नए लेटेस्ट पोर्टल आए हैं, हम रिसर्च की क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि साहित्यिक चोरी को पकड़ने में मदद करते हैं, या हम पीएचडी थीसिस को हम सबमिट करना चाहते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इनफ्लिपनेट, डिजिटल इनिशिएटिव, स्वयं प्रभा, स्वयं, ये सारी चीजें आ रही हैं। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट में जो नया सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है? अभी ये G20 मीटिंग हुई, हो सकता है G20 से आ जाए। पॉल्यूशन जो इस समय डेली बेसिस का मुद्दा है, पॉल्यूशन हो गया, ये हजार्ड हो गए, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इनको जितना ज्यादा डीप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि तैयारी अपनी दूसरे तरीके से करो, वैसे नहीं करो जैसे पहले कर रहे थे। सीधा सा क्वेश्चन है कि P और Q का मान क्या होगा, और P और Q है यहाँ पे लिखे 2 0 6 6 12 24 PQ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रीजनिंग, डीआई, मैथमेटिकल, ध्यान से देखिए। 2 के बाद यहाँ पे क्या है? 2 के बाद है 0, फिर आया 6, फिर 6, फिर 12, 24। क्या हुआ है यहाँ पे? 2 + 4 हुआ है 6, फिर 6 मल्टीप्लाई, फिर 8 आगे मल्टीप्लाई तो 20, नीचे क्या हुआ है? 1 का क्यूब -1 सॉरी, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, कितना होता है ना? फिर ऊपर आगे फिर प्लस होता जाएगा, तो यहाँ पे जो संख्या है आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आप लोग देख लो इसको कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस को समझते हुए क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, बी आंसर है इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है? Which one of the following type of assessment would be most beneficial for assessing student ability to debate? ये कब का पेपर है? ये बेटा 14 तारीख का पेपर है, 14 दिसंबर 2023। जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका पेपर है ये, शिफ्ट 2 का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निष्पादन मूल्यांकन विद्यार्थियों की वाद विवाद, यानी डिबेट हो रहा है और डिबेट में कौन जीता कौन नहीं या किसको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, उसको हम कैसे चेक करेंगे? उनकी परफॉर्मेंस देख देख के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन को मूल्यांकित किया जाता है, कैसा परफॉर्म कर रहा है डिबेट के अंतर्गत, वो आता है। क्वेश्चन नंबर 28, अब ये देखिए योजना आ गई ना, करंट अवेयरनेस का क्वेश्चन। उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई? इब्सेटिव क्या हो गया? जब हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, खुद से किसी चीज का इवेल्युएशन करते हैं, स्व मूल्यांकन कह सकते हैं। उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से प्रारंभ की गई? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 8th 5 ईयर प्लान। उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से आरंभ की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 के बीच रही और इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था और प्राइवेटाइजेशन भी यहीं से शुरू हुआ। वैश्वीकरण भी 1992-1997 से स्टार्ट हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मीडिया का उल्लेख प्रायः एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है? करंट अवेयरनेस का ये क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ वन डे बेस्ट सेलर? यानी किसे हम कह सकते हैं एक दिन का बेस्ट सेलर है वो? दिमाग लगाओ और सॉल्व करो इस क्वेश्चन का कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक दिन का रीता, एक दिन का। मनीषा, क्या होगा इसका आंसर? सोनिया, एन कुमार, अजय, सी कैसे होगा बेटा? सही आंसर है न्यूज़पेपर। एक ही दिन आता है आपके सामने, एक ही दिन यानी डेली बेसिस पे आता है। वन डे यानी अगर आज आया है तो उसकी कितनी रहेगी वैलिडिटी? वो आज ही के लिए रहेगा, एक दिन का होता है ये, ठीक है ना? तो एक दिन आया, फिर नेक्स्ट डे फिर चेंज हो गया, हर बार उसकी न्यूज क्या हुई? चेंज होती गई। तो हर दिन नया आता है कि नहीं आता है? तो एक दिन का उत्तम विक्रेता है न्यूज़पेपर, ठीक है ना? ऐसे ही दिमाग लगाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम 0.5625 डेसिमल को चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल में तो 0.9 आता है। वहीं अगर 0.3 डेसिमल को चेंज करते हैं तो हेक्साडेसिमल 0.4 बीबीबी आता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपके सामने सी आंसर है, पहला सही और दूसरा गलत। इसको मैं जब क्लास में करवाऊंगी तब आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो कंफ्यूज मत हो अभी। क्वेश्चन नंबर 31, बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला?
यहाँ पे इस क्वेश्चन का कौन सी यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला? कम्युनिकेशन, वेरी गुड। यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया विवृतीय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत है। यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। बात सही है। यह संभव नहीं कि मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, ये यहां से पॉसिबल नहीं। कम्युनिकेशन से इम्यून सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि यूनानी वाक्पटुतापूर्ण कम्युनिकेशन में किन तत्वों पर बल दिया जाता था? यूनानी की बात करी है। कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें थी जिन पर बल दिया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी शुभंकर यानी कि लोगो, इथोस यानी लोकाचार, पैथोस यानी यहाँ पे इन तीन चीजों के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है घुमा के आता है, लोगोस, एथोस, पैथोस। यहां से यूनानी वाक्पटुता संप्रेषण निम्न चीजों पर बल देता था, लोगो, एथोस, पैथोस यानी शुभांकर, लोकाचार, करुण भाव, कैसा भाव है उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 3080 को ए बी सी में इस तरीके बांटा जाता है कि ए का हिस्से का आधा, बी के हिस्से का एक तिहाई, सी के हिस्से का छठवां भाग बराबर है, तो बी का हिस्सा इसमें से क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? ए का आधा, बी का एक तिहाई, बी के हिस्से का एक तिहाई, सी का छठवां भाग, ठीक है। और यहाँ पे इसको टोटल इस तरीके से निकाल लो। इसको करना पड़ेगा मैथमेटिकल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैथमेटिकल में अच्छे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मैथमेटिकल में कमजोर हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर बेसिक मैथ है जो अभी हम क्लासेस में आप लोगों को करवाएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर देख लो कि कैसे निकलेगा ये, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको 2 3 6 लिख सकते हो, जो यहाँ पे पहला हिस्सा है 1/2, दूसरा 1/3, फिर 1/6। उसको आप टोटल निकाल सकते हो 3080 से कितना होगा, 280। फिर बी का हिस्सा निकालने के लिए हमने क्या करना है, बी का हिस्सा है 3 के, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 840। शॉर्टकट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस ये है कि आप डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। यदि आप यह परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या जनसांख्यिकीय माध्य परिकल्पनात्मक माध्य से कम है, तो आप निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करेंगे? 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, हाफ टेल टेस्ट या 3 टेल टेस्ट? रिसर्च स्टैटिक्स से ये क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट। यदि जनसंख्या माध्य पॉपुलेशन मीन परिकल्पना माध्य से कम है तो एक पुच्छ परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। यह परीक्षण असम्मत वितरणों के लिए किया जाता है जिसमें सिर्फ एक ही पूछ होती है। क्वेश्चन नंबर 35।
भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति दोषपूर्ण है, क्योंकि मध्य पद अत्यंत संकीर्ण या अल्प व्याप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है कथन में युक्ति दोषपूर्ण है, क्योंकि मध्य पद अत्यंत संकीर्ण व्याप्त है। न्याय शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि, और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसे हम क्या कहेंगे? न्याय सूत्र कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मैथमेटिकल कैसे आता है। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है, सी इसके लिए 510 का भुगतान करता है, तो ए ने इसे कितने रुपयों में खरीदा था? डायरेक्टली दिखाती हूं इसका आंसर। ए का क्या बोला? बी को बेचता है 20% पे, बी सी को बेचता है 15% पे। तो पहला हमारा यहाँ क्या हुआ? हम जब निकालेंगे, जब भी हमें किसी चीज को प्रॉफिट में होता है तो क्या करेंगे? उसको जोड़ देते हैं किसमें? 100 में। तो पहले हमने क्या जोड़ा यहाँ पे? 100 में क्या जोड़ा? 20% क्या निकला हमारा? 120। जब हम 120 का 15% करेंगे तो 102। ए ने 10% पर बेचा तो कितना निकलेगा? 100 का 10% 10। सी ने 510 में खरीदा तो 510 माइनस 10 कितना हुआ? 500। यानी यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 500 होगा। इसको चाहो तो शॉर्टकट में भी करके देख सकते हो आप लोग, बट ये ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट है, इसलिए जितना हो सके ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या चीजें शामिल होती हैं? क्वेश्चन और आंसर की ये जो पीडीएफ है ये सभी आप लोगों को वेबसाइट पर मिलेंगी। वेबसाइट का लिंक मैं भी आपको यहाँ पर पिन कर देती हूँ, आप लोग डायरेक्टली वहां से इसको ले सकते हैं। और पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पढ़ना है, याद रखिएगा। जल्दी से आप में से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर सी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उर्वरकों और जानवरों के कचरे, जीवाश्म ईंधन के जलने से भी उत्सर्जित होता है, और ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों की निर्विशेषता अमूर्तता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस। सबसे पहले क्या आया उस हिसाब से लगाना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, अमूर्तता का बढ़ता क्रम। अमूर्तता यानी कि जिस चीज को हम मतलब क्या कह सकते हैं इसको? एंड्रॉयड फोन, मोबाइल टेलीफोन, टेलीफोन संचार उपकरण। ये पहले क्या था? टेलीफोन को आपको वायर वगैरह सब देख के समझ में आता था। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टनेस की बात करी गई है, अमूर्तता की बात की गई है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड फोन आ गया, मोबाइल टेलीफोन, टेलीफोन फिर संचार उपकरण। इन सब चीजों में क्या होता था? सारी चीजें बहुत ज्यादा होती थी। आज के टाइम में एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, सिर्फ फोन है, ना कोई वायर है, ना किसी चीज की हमें जरूरत है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 39, जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्वेश्चन को देख रहे हो कैसे जो है घुमा घुमा के दिए गए हैं आपके सामने। मूर्त क्या होता है कि जो हमारे सामने दिखता है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, है ना। पहले नंबर होता था, उसी तरीके फोन बड़ा सारा होता था, उसी हिसाब से इन्होंने उसी चीज को लगाया है। एंड्रॉयड में ज्यादा कुछ है नहीं आजकल, तो वीडियो कॉल भी करनी है तो भी आसान है, तो वही चीज को उन्होंने उस तरीके से ले लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर है सी, लो रो ट्रांसफर। जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। ये निम्न मार्ग प्रकार के अधिगम के अंतरण का एक उदाहरण है। अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतना प्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है, यानी लो रोड ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर, फार ट्रांसफर, भाई इसको भी पढ़ना पड़ेगा अब आपको। क्वेश्चन नंबर भाई हो गए, अभी तो यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है मैंने भाई। बाकी डीआई का क्वेश्चन बाकी है और आरसी का क्वेश्चन बाकी है। आरसी का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी और डीआई का आप लोग उससे डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हो। बाकी अगर जिसको भी ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मैंने ये पिन कर दिया है। यहाँ इस वेबसाइट पे जा करके लिंक पे क्लिक करके स्क्रॉल करके आप थोड़ा नीचे जा करके सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, समझ में आ रही है? क्वेश्चन पेपर को एक बार उठा के देख लो, एक बार पढ़ लो कि कैसे क्या चीज हुई है। जहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रही हो, आपको लग रहा हो नहीं ये क्वेश्चन नहीं ये आंसर, तो उसको भी आप लोग जो है बता सकते हो। बाकी जाने से पहले एक बार क्लास फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसे लगी। अब मिलेंगे आपको शाम को, तब तक के अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।